जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनते ही तारिक रहमान ने भारत खिलाफ ले लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, इस एयरलाइन के लिए कर दिया अपना एयर स्पेस बंद। जी हाँ, क्या इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी भारत के साथ नहीं सुधरेंगे बांग्लादेश के रिश्ते? वही चौंकाने वाली जानकारी बताएंगे। बांग्लादेश में तारिक रहमान की ताजपोशी के बाद तुर्की ने चली बड़ी चाल, एर्दोगन ने बेटे को अचानक भेज दिया ढाका, भारत हुआ अलर्ट। दोस्तों, वही सबसे बड़ी खबर बताएंगे, संयुक्त राष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा कूटनीतिक यू टर्न। पीएम मोदी की इजरायल यात्रा से पहले 100 देशों संग इजरायल की कर दी आलोचना। बताएंगे क्यों पहले इजरायल के खिलाफ प्रस्ताव पर भारत ने बनाई दूरी, फिर अचानक क्यों आ गया रशिया चीन के साथ। वहीं आनंद फानन में अमेरिका पहुंचे शहबाज शरीफ, तो इधर पाकिस्तान में मच गया धमाका, 16 लोगों की गई जान। दोस्तों, और भी बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, कि भारत कभी किसी के आगे दबता नहीं, झुकता नहीं, दबाव में नहीं आता, फैसले अपने भारत के लोगों के हित में लेता है, और यही भारत को आज मजबूत बना रहा है, और ऐसा ही होना चाहिए एक देश होने के नाते। तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने बकाया भुगतान न चुकाने के कारण भारतीय बजट एयरलाइन स्पाइस जेट को अपने एयर स्पेस यानी हवाई क्षेत्र के उपयोग को रोक दिया है। एयर स्पेस उपलब्ध न होने के चलते कोलकाता से गुवाहाटी और इम्फाल जाने वाली कुछ उड़ानों को अब लंबा रूट अपनाना पड़ रहा है। इससे उड़ान के समय और ऑपरेशनल लागत पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, इस बीच बीएसई में दोपहर के कारोबार के दौरान स्पाइस जेट के शेयर में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई। कंपनी ने हाल ही में दिसंबर 2025 में तिमाही में 269.27 करोड़ रुपए का घाटा भी दर्ज किया था, जिसका कारण बढ़ती लागत और एक मुश्त खर्च बताए गए हैं। दोस्तों, ऐसे में इस खबर को बताने के पीछे हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्पाइस जेट के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया बांग्लादेश ने। दोस्तों, इस खबर को बताने के पीछे मकसद ये है कि तारिक रहमान अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के, और सीधा पीएम बनते ही सबसे पहला फैसला ही भारत के खिलाफ ही ले लिया है। दोस्तों, इस एयरलाइन के खिलाफ ले लिया है। ये कहीं ना कहीं उनके हाव भाव को बताता है कि वो कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं भारत के साथ। उन्हें या तो पहले वार्निंग देना चाहिए था। एक होता है कि नए प्रधानमंत्री बने हैं तो सबसे पहले चेतावनी जारी करता हूं कि ये नहीं हुआ तो ऐसा कर दूंगा, लेकिन नहीं दोस्तों, बिना चेतावनी उन्होंने ये बड़ा फैसला ले लिया, स्पाइस जेट के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। दोस्तों, इस खबर से आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो वहीं आपको बता दे, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी भारत के लिए अपने एयर स्पेस पर पाबंदी के टाइमलाइन को और बढ़ा दिया, 1 महीना और बढ़ा दिया टाइमलाइन। जी हाँ, भारत के लिए पाकिस्तान ने फिर बंद कर दिया अपना आसमान। एयर स्पेस पर पाबंदी 1 महीने और बढ़ाई। इससे होने लगा है दोनों देशों को बड़ा घाटा। बता दें, पाकिस्तान ने भारत में रजिस्टर्ड विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करने की समय सीमा 1 महीने बढ़ा दी है। अब यह पाबंदी 23 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इस दौरान भारत में रजिस्टर्ड कोई भी नागरिक या सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकेगा। जी हां, पाकिस्तान ने यह ऐलान तब किया है जब मई 2025 में दोनों देशों के बीच हुए सैन्य झड़प के बाद तनाव चरम पर है। भारत ने भी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने पर रोक लगाया हुआ है। इन प्रतिबंधों के कारण दोनों देशों की एयरलाइनों को लंबे रूट से उड़ान भरना पड़ रहा है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने इस संबंध में एक नया नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम भी जारी किया है। इसके अनुसार इस दौरान सभी भारतीय रजिस्टर्ड सिविल और मिलिट्री विमानों के पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजरने पर रोक रहेगी। ये बैन जो पिछली बार 23 अप्रैल 2025 को लगाया गया था, अब लगभग 10 महीने से लागू है। पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, जिसके बाद नई दिल्ली ने 30 अप्रैल को पाकिस्तानी एयरलाइनों पर भी इसी तरह की पाबंदियां लगा दी। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में तारिक रहमान की ताजपोशी के बाद तुर्की ने भी चली बड़ी चाल, एर्दोगन ने बेटे को अचानक भेज दिया ढाका, भारत हो गया अलर्ट। बता दें, वहां पर बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद दक्षिण एशिया की सियासत तेज होती दिख रही है। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी दोबारा सत्ता में आ गई है। तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने हैं, आप सभी जानते ही हैं। इसके बाद अब अपना भारत और बांग्लादेश के रिश्ते दोबारा पटरी पर आने लगे हैं, लेकिन किंतु इस बीच तुर्की ने चुपचाप बांग्लादेश में अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। तुर्की ने जैसे पाकिस्तान में अपनी पहुंच बढ़ाई है, वैसे ही अब वह बांग्लादेश में मौजूदगी बढ़ा रहा है।
तारिक रहमान के शपथ ग्रहण के ठीक जस्ट बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के बेटे बिलाल एर्दोगन बुधवार को अचानक ढाका पहुंच गए। यह दौरा बेहद गुपचुप रहा दोस्तों। इस दौरे की जानकारी पहले से सार्वजनिक नहीं की गई थी। स्थानीय पत्रकारों के अनुसार सुबह करीब 9 बजे जब बिलाल एर्दोगन प्राइवेट जेट से ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे, तभी मीडिया को इसकी खबर लगी। उनके साथ तुर्की सहयोग और समन्वय एजेंसी टिका के प्रमुख अब्दुल्ला एरेन और मशहूर फुटबॉलर मैसूद ओजिल भी मौजूद थे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद प्रतिनिधिमंडल सीधे ढाका के एक 5 स्टार होटल पहुंचा और फिर टिका के प्रोजेक्ट ऑफिस का दौरा किया दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत की क्यों बढ़ा रहा है चिंता। दरअसल टिका की दक्षिण एशिया में बढ़ती गतिविधियों ने पड़ोसी भारत में सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसके प्रोजेक्ट्स और अन्य तुर्की संस्थाओं की बढ़ती भागीदारी को भारतीय पर्यवेक्षक संभावित रणनीतिक खतरे के रूप में देख रहे हैं। टिका की विकास योजनाएं जैसे कि लाल मोनिरहाट में तकनीकी संस्थान जांच के दायरे में है। जी हां, खुफिया एजेंसियों ने यह भी चिंता जताई है कि टिका और संबंधित तुर्की एनजीओ पैन इस्लामिस्ट विचारधारा को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे स्थानीय राजनीतिक माहौल पर असर पड़ सकता है और ये कुछ इस्लामिस्ट गुटों जैसे कि जमात इस्लामी की भारत विरोधी सोच के अनुरूप हो सकता है। टिका के जरिए तुर्की बांग्लादेश संबंधों की मजबूती का कुछ विश्लेषक तुर्की पाकिस्तान चीन गठजोड़ के हिस्से के रूप में देख रहे हैं, जिसका मकसद भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को चुनौती देना है दोस्तों। इसके बाद उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में नवनिर्मित मेडिकल सेंटर का उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट का काम टिका की फंडिंग से शुरू हुआ था, तब जब पिछले साल जमात इस्लामी की छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर ने ढाका विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल की थी। बिलाल एर्दोगन गुरुवार को कॉक्स बाजार के रोहिंग्या शरणार्थी कैंपों का भी दौरा करेंगे। वहां वो तुर्की की ओर से संचालित फील्ड हॉस्पिटल, स्कूल और एजुकेशन सेंटर देखेंगे। रोहिंग्या मुद्दा लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संवेदनशील विषय रहा है। यही सबसे बड़ा कारण है कि अपना भारत इस चीज को लेकर अलर्ट हो चुका है दोस्तों। यानी कि अब एर्दोगन अपने बेटे के सहारे बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की तरह साधने में जुट गया है, जो कि वाकई में भारत के लिए चिंता का सबब है। नेक्स्ट खबर की नेक्स्ट अपडेट्स की बात करते हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र में भारत का बहुत बड़ा कूटनीतिक यू टर्न है। पीएम मोदी की इजराइल यात्रा से पहले ही 100 देशों संग इजराइल की कर दी आलोचना दोस्तों। क्यों लिया अपने भारत ने यू टर्न, बता दें। भारत उन देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जिन्होंने वेस्ट बैंक में एक तरफा कदमों को लेकर इजराइल की आलोचना की है। अपना भारत शुरू में उन 85 देशों के ग्रुप्स में शामिल नहीं था जिन्होंने मंगलवार बोले तो 17 फरवरी को ये स्टेटमेंट जारी किया था, लेकिन 24 घंटे के ही बाद बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया अपने भारत ने और यू टर्न लेते हुए इस लिस्ट में अपना नाम जोड़ दिया। इजराइल की आलोचना करने वाले देशों में लीग ऑफ अरब स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स के सदस्य रशिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, भारत के क्वाड पार्टनर ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल थे। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस और पाकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल थे। दोस्तों, इन देशों ने अमेरिका में गुरुवार को होने वाली बोर्ड ऑफ पीस की बैठक से पहले वेस्ट बैंक में इजराइल की एक तरफा कदमों की आलोचना की है। आपको बता दें कि भारत के संदर्भ में इसे यू टर्न इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शुरू में भारत ने इससे दूरी बना रखी थी, लेकिन बाद में भारत भी इसमें शामिल हो गया दोस्तों। संयुक्त बयान मंगलवार को जारी किया गया और इसे यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीनी राजदूत ने पढ़ा और उनके साथ दर्जनों देशों के डिप्लोमेट भी शामिल थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जब अपना भारत इस लिस्ट में शामिल नहीं हुआ तब इस लिस्ट में शामिल न होने की वजह से बाकी देश आलोचना करने लगे। कुछ पूर्व भारतीय डिप्लोमेट्स ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ईरान में भारत के पूर्व राजदूत केसी सिंह ने इसे अफसोस की बात बताया। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या भारत ने खुलेआम तौर पर इजराइल का साथ चुन लिया है और क्या ये कदम अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को बेहतर बनाने से भी जुड़ा है। वहीं भारत की पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव ने भी इजराइल फलस्तीन संघर्ष पर भारत की सामान्य स्थिति का जिक्र करते हुए लिखा था कि रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब भारत के विकल्पों को बढ़ाना था, न कि उसकी नैतिक शब्दावली को कम करना। अगर स्वायत्तता पूरी तरह से सामान्य बातों से बचने में बदल जाती है तो यह आजादी कम और बचाव ज्यादा लगने लगता है। हालांकि दोस्तों, भारत के लिए यह स्थिति थोड़ा परेशान करने वाला इसलिए था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 से 26 फरवरी के बीच इजराइल के दौरे पर जाने वाले हैं, जो कि ऑफिशियल जानकारी नहीं है। फिर भी कयास तो यही लगाए जा रहे हैं, अटकलें यही है दोस्तों कि 25 से 26 को ही वो इजराइल के दौरे पर रहेंगे।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद इसकी पुष्टि कर चुके हैं। खुद हर्षोल्लास के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ, एक्साइटमेंट दिखाते हुए कह चुके हैं कि पीएम मोदी जी आने वाले हैं और इस लिस्ट में अपना नाम शामिल करना ये रुख दिखाता है कि भारत इजराइल के साथ दोस्ती के बावजूद फलस्तीन मुद्दे पर अपने पुराने सैद्धांतिक स्टैंड पर कायम है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि पहले भारत ने इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पर बना ली थी दूरी, अब जब पीएम मोदी जी इजराइल जाने वाले हैं तो फिर क्यों अचानक रूस और चीन के साथ आ गए। जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। आपके एक एक कमेंट को हम लाइक जरूर करेंगे, तो आप भी कमेंट जरूर कीजिएगा इस खबर पर। तो वहीं आपको बता दें, गाजा में सेना भेजने के बदले पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रख दी 4 शर्तें। ट्रंप से बात करने शहबाज पहुंच गए अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा बोर्ड ऑफ पीस को लेकर पहली बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक अमेरिकी समय के मुताबिक गुरुवार को होने वाला है, जिसमें भाग लेने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक के शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, जिसमें अमेरिका से कुछ खास अधिकार और गारंटी की मांग की गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारी भरकम डेलीगेशन के साथ वॉशिंगटन पहुंचे हैं, जिनमें उनके विदेश मंत्री इशाक डार, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब, सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार और स्पेशल असिस्टेंट तारिक फातिमी साथ हैं। सूत्रों के हवाले से सीएनए न्यूज 18 की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ सैनिकों की तैनाती पर चर्चा की है। मुनीर ने पिछले 2 दिनों में म्यूनिख में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रियाद में सऊदी अरबिया के रक्षा मंत्री और अबू धाबी में यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ भी बैठकें की हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने आखिरकार अमेरिका के सामने क्या क्या शर्तें रखी हैं। पहला है, पाकिस्तान ने तुर्की की सेना के साथ गाजा में अपने सैनिकों को तैनात करने की मांग की है। दूसरा है, पाकिस्तान ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के बराबर एक संयुक्त कमांड और कंट्रोल हेडक्वार्टर की मांग की है। तीसरा, आसिम मुनीर ने सैनिकों को भेजने के बदले अमेरिका से भारी भरकम डॉलर की मांग की है। चौथा है कि पाकिस्तान अमेरिका, यूएई, कतर और गाजा पीस बोर्ड और आईएसएफ के दूसरे स्टेक होल्डर्स और सिक्योरिटी गारंटी भी चाहता है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गाजा में सेना भेजने में पाकिस्तान की अंदरूनी चुनौतियों के बारे में अमेरिकी अधिकारियों को जानकारी देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान सेना भेजने के लिए और समय की मांग कर सकता है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के पास अमेरिकी दौरे के समय गेम चेंजर एजेंडा है। रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों को यह डर है कि अगर इस्लामाबाद सेना भेजने के लिए राजी हो जाता है तो उसे घरेलू अशांति, राजनीतिक विरोध और इस्लामी ग्रुप की लामबंदी और हमास के प्रति सहानुभूति रखने वाले देशों की प्रतिक्रियाओं का खतरा है। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, कराची के सोल्जर मार्केट में जोरदार धमाका, कम से कम 16 लोगों की मौत, मलबे से निकाले जा रहे हैं शव। दोस्तों, पाकिस्तान के कराची में 3 मंजिला बिल्डिंग में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू अधिकारियों ने जानकारी दी है कि सोल्जर बाजार की गली नंबर 3 में बिल्डिंग की पहली मंजिल पर बुधवार को जोरदार धमाका हुआ था, जिसकी वजह से बिल्डिंग का एक हिस्सा ढह गया। मलबे से अब तक 16 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। शमा टीवी के मुताबिक रेस्क्यू टीम के सूत्रों की माने तो धमाका बुधवार रात पहली मंजिल पर हुआ, इससे बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। डीआईजी ईस्ट डॉक्टर फारूक लंजर ने जानकारी देते हुए जानकारी दी है कि शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि धमाका गैस लीक की वजह से हुआ था। उन्होंने कहा कि डर है कि मलबे में अभी भी लाशें दबी हुई हैं, बचाव ऑपरेशन जारी है। डीआईजी ने बताया कि धमाके की असली वजह केमिकल जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार ये धमाका हुआ कैसे, क्या वाकई में गैस की वजह से हुआ या फिर ये कोई आतंकी हमला था। दोस्तों, सिलेंडर ब्लास्ट में 16 लोगों की जान जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको क्या लगता है कौन सा ब्लास्ट हो सकता है, ये वहीं आपको बता दें। भारत के खिलाफ झूठ बोल रहे थे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री, फ्रांस के पत्रकार ने कर दिया साइलेंट। जी हां, भारत को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को फ्रांस के एक पत्रकार ने साइलेंट कर दिया। दरअसल ख्वाजा आसिफ फ्रांस 24 को एक इंटरव्यू दे रहे थे। ये इंटरव्यू वरिष्ठ पत्रकार मार्क परेलमैन ले रहे थे। इसी दौरान एक सवाल के जवाब में ख्वाजा ने कहा कि भारत पाकिस्तान में आतंकी हमले करा रहा है, अफगानिस्तान की सहायता से वो ये काम कर रहा है, दोनों ने गठबंधन कर रखा है। इस पर मार्क ने कहा कि यह एक गंभीर आरोप है और आपको इसका सबूत देना होगा। मार्क ने ख्वाजा आसिफ से कहा कि इस तरह के आरोप बिना सबूत के नहीं लगाए जाते हैं। इस पर ख्वाजा ने कहा कि अभी दोनों की दोस्ती बढ़ गई है, वो आपने देखा नहीं, क्या आपने वो नहीं देखा। ख्वाजा ने इस मामले में कोई डायरेक्ट प्रूफ ना देने की बात कही, सिर्फ दोस्ती को प्रूफ बताया। दोस्तों, ऐसे में दोस्त तो कोई भी कभी बन सकता है, तो क्या वो दोनों मिलकर आतंकी हमले कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस फ्रांस के पत्रकार मार्क परेलमैन को थैंक यू जरूर कहिएगा और साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ को जवाब देना मत भूलिएगा। दोस्तों, जो भारत पर आतंकवाद फैलाने
करने का गंभीर आरोप लगा रहा है। दोस्तों बेबुनियाद आरोप लगा रहा है बिना सबूत के। जरूर कमेंट करके जवाब दीजिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।